हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक पोस्ट एपीआई बनाकर देखेंगे और फिर हम लोग पोस्टमैन से एक डेटा पोस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो डेटाबेस में सबमिट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं हमारे यूजर कंट्रोलर डॉट पीएचपी में, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बनाया था। हमारा एपीआई कंट्रोलर है और यहाँ पर हम लोग यहाँ आ जाते हैं राउट्स में और एपीआई डॉट पीएचपी पर। और हम क्या करेंगे, ये एक जो राउट पहले से डिफॉल्ट में आता है इसको हटा देते हैं, बिकॉज ऑथेंटिकेशन की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। और यहाँ हम लोग एक राउट बना लेते हैं, राउट, और ये पोस्ट मेथड का राउट होगा, इसलिए आपको पोस्ट लिख देना है। और ये जो राउट है, ठीक है, ये राउट आप क्या करेंगे, यहाँ से सपोज मैंने रख दिया यूज़र, ठीक है, ये यूज़र क्रिएट करने के लिए तो यूज़र रख दिया, या यूज़र स्लैश क्रिएट, आप ये भी नाम दे सकते हो, यूज़र स्लैश क्रिएट। और फिर हम लोग वो जो हमारा कंट्रोलर है उसको असाइन कर देते हैं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना आपको, बिकॉज वी आर यूजिंग लारावेल 8, सो यहाँ पर एक हम लोग राउट बना लेते हैं, एक पोस्ट राउट, और ये जो पोस्ट राउट होगा इसको हम लोग नाम दे देंगे यूज़र स्लैश क्रिएट, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग लारावेल 8 को यूज़ कर रहे हैं तो लारावेल 8 के अंदर आप लोगों को जो राउटिंग का तरीका है वो थोड़ा सा बदल चुका है। तो आपके पास जो पहला तरीका है वो ये है कि आप सीधा यहाँ पर पाथ मेंशन करेंगे, तो ऐप और स्लैश HTTP, ठीक है, ऐप स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर्स। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ कंट्रोलर्स है या कंट्रोलर है, HTTP कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के बाद आप यहाँ आएंगे और स्लैश लिखेंगे API, और फिर स्लैश में आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आप अपने कंट्रोलर का नाम देंगे। मतलब आपको पूरा नेम स्पेस मेंशन करना है, ये लारावेल 8 ने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। और फिर ये आपके कंट्रोलर का नाम, ये आपका नेम स्पेस होता है। इनकेस आप लोगों को नेम स्पेस ना पता हो तो यहाँ से नेम स्पेस कॉपी किया आपने, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर अपने कंट्रोलर का जो भी नाम है वो कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर उसके साथ @ और जो फंक्शन है हमारा वो कौन सा है, क्रिएट फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से। ओके, अब चलते हैं इधर, और ये हमारा क्रिएट फंक्शन है जो पोस्ट मेथड से हिट होने वाला है, और यहाँ पर हमारा डेटा आने वाला है, ठीक है। और एक्चुअली क्रिएट फंक्शन नहीं यूज़ करते हम लोग, स्टोर यूज़ करते हैं। क्रिएट तो तब हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोगों को पेज खुलवाना हो। तो मैं यहाँ चेंज भी कर लेता हूँ, इसका नाम चेंज करके स्टोर कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। स्टोर फंक्शन को यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोग को सीधा डेटा सबमिट ही करवाना है, और ये जो डेटा है वो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर। अब एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐप में जाना है, HTTP में जाना है, और ऐप HTTP और राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेते हैं इधर हेल्पर, और हेल्पर में एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, helper.php, ठीक है। ये आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, मतलब आप फाइल को बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऐप के अंदर HTTP में हेल्पर और helper.php। ओके, तो ये हमारी helper.php एक फाइल बन गई, और ये एक PHP की फाइल होगी जिसमें हम लोग जो यूजफुल फंक्शंस होंगे वो बनाएंगे। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, इफ फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इफ फंक्शन और एग्जिस्ट, और अगर p नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तब एक फंक्शन बना दिया जाए जिसका नाम हो p। और ये जो p नाम का फंक्शन है वो मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं $data ले लेता हूँ, और जो हम लोग डेटा प्रिंट करते हैं अक्सर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इको प्री लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं हम लोग, ताकि किसी एरे को फॉर्मेटेड दिखा सकें, ठीक है। तो ये जो प्री नाम का टैग है वो एरे को फॉर्मेटेड दिखाता है, और हम लोग यहाँ पर कर देंगे एरे को प्रिंट करने के लिए print_r $data, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन हम लोग बार बार यूटिलाइज करेंगे। तो अब जब ये रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी तो मैं क्या करूंगा, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा p $request एंड रिक्वेस्ट में से ऑल, ठीक है। तो जितना भी रिक्वेस्ट का डेटा होगा वो मेरे को मिल जाएगा। बट अभी ये ऐसे काम नहीं करेगा, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर composer.json वाली फाइल में जाना होगा, और ये ऑटो लोड वाली जो फाइल है हमारी, ठीक है, ऑटो लोड वाली फाइल में जाना होगा, और ऑटो लोड वाली फाइल में हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना होगा फाइल्स, ठीक है, और फाइल्स का एक एरे, ठीक है। ऑटो लोड वाली फाइल्स में फाइल्स का एक एरे मेंशन करना है, और यहाँ पर उस फाइल का नाम दे देना है, ठीक है। तो उस फाइल का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, app/http, ओके, और स्लैश मैं एक बार यहाँ से नाम देख लेता हूँ, पूरा पाथ देख लेता हूँ, app/http/helpers, ओके। तो यहाँ आ जाते हैं हेल्पर और /helper.php, ओके। ये आपकी फाइल का नाम है, और ये मैं लगा देता हूँ हमारे बैकवर्ड स्लैशेस, ठीक है। तो ये फाइल का नाम है, और ये हमको ऑटो लोड करवानी है। तो अब क्या होगा कि जो आपका हेल्पर है वो ऑटो लोड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना है PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे, ठीक है, PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे आपको करना है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो p फंक्शन है उसको एक बार मैं ऐसे ही जस्ट कॉल करवा के देखता हूँ।
तो मैं गेट का राउट बना लेता हूँ, राउट और गेट, और इस गेट राउट में, ठीक है, तो ये गेट राउट हो गया मेरा, और ये मैं एक टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ टेस्ट। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यूज़र को, कोई यूज़र से डेटा नहीं लेना है, जस्ट मुझे पी फंक्शन को कॉल करना है और मुझे लिखना है वर्किंग। ओके, तो ये चेक करने के लिए कि जब मैं टेस्ट वाले राउट को हिट करता हूँ तो पी फंक्शन चल रहा है कि नहीं, और यहाँ पर आकर लिखना है आपको PHP आर्टिसन सर्व। ओके, तो PHP आर्टिसन सर्व, और ये आपका यहाँ पर सर्व हो जाएगा। स्लैश में चलते हैं और लिखते हैं API/test, और ये बोल रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। ओके, हम लोगों ने कन्फिग कैसे कर लिया था। एक छोटी सी चीज आप लोगों को और कर लेनी है, कंपोजर को आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, बिकॉज composer.json वाली फाइल में आया है। तो आपको यहाँ पर आकर लिखना है कंपोजर, फिर डंप, और फिर यहाँ लिखना है ऑटो लोड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कंपोजर को ऑटो लोड करवा रहे हैं, सो दैट कि ये जो हमने एक नई फाइल की बात की है, कंपोजर उसको भी कंसिडर कर ले, और ये जो एरर आ रही थी वो एरर आती रुक जाए। तो कन्फिग कैसे करने के साथ साथ एक ये छोटी सी चीज आपको कर लेनी है। देखिए ये हो गया, और एक बार मैं फिर से यहाँ पर कन्फिग कैसे चला देता हूँ, सो दैट अगर कोई भी चीजें चेंज हुई होगी तो वो कन्फिगरेशन में आ जाएगी। और अब यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये आ गया वर्किंग। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये फंक्शन चल रहा है। ठीक है, ये जो पी फंक्शन है वो चल रहा है, और हेल्पर्स इसी चीज के लिए बनाए जाते हैं। हेल्पर्स जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को काम में लेने के लिए बनाए जाते हैं। तो आगे हम लोग जो एक प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें भी हम लोग ये हेल्पर बनाएंगे और काफी जगहों पर यूज करेंगे। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो स्टोर वाला हमारा फंक्शन है उसको हिट करवाना है, और उसको हिट करवाने के लिए हम लोग यूजर/स्टोर नाम का पोस्ट API यूज कर रहे हैं। ओके, तो इधर आ जाते हैं, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, ये पोस्टमैन है हमारा। तो आपको यहाँ से ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर ये पोर्ट नंबर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो आपका डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 127.0.1 और ::800 8000 जो लिखा हुआ है उस पोर्ट पर आपका ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, और आपको लिख देना API/ और स्टोर। ठीक है, API/यूजर, क्योंकि जितनी भी APIs होगी वो /API में ही काम करेगी, ये ध्यान रखना है आपको, और /स्टोर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर प्री करके इस तरीके से लिखा हुआ रहा है, मतलब अभी आपका कोई डेटा नहीं भेजा था आपने, अब तक फिलहाल कोई डेटा नहीं गया। तो अब हम लोग डेटा भेजेंगे, तो डेटा भेजने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इधर बॉडी पे क्लिक करना है, और बॉडी पर आप लोगों को फॉर्म डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम लोग फॉर्म डेटा भेजना चाहते हैं, तो हम लोगों ने भेजा नेम, तो नेम में अपना लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग यूजर का ईमेल लेना चाहते हैं, तो मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ। फिर हम लोग यूजर से जो है वो उसका पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वो दोनों चीजें आपको लेने की जरूरत नहीं है, और आप चाहें तो ले भी सकते हैं, वैसे ये क्लाइंट साइड की ड्यूटी होती है, बट चलिए हम लोग कंफर्म पासवर्ड भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेम, और ये पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 1234567 ठीक है, और फिर मैं डाल देता हूँ कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ सेम। और हम लोगों को क्या करना है, फिलहाल इतनी ही डिटेल्स लेनी है, बाकी सब हम लोगों को नहीं लेनी है, और सेंड पे इधर से क्लिक कर देते हैं। तो देखिए नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई है। ओके, तो यहाँ से जैसे सेंड पे क्लिक किया आप देख सकते हो ये डेटा आ चुका है हमारे पास। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फंक्शन पे आना है, ये जो आपका ये वाला फंक्शन है इस पे आना है, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वैलिडेटर को। ठीक है, तो वैलिडेटर को हम लोग यूज करेंगे $request और फिर लिखेंगे वैलिडेट, और हम इसको वैलिडेट करेंगे और यहाँ पर एक एरे पास करेंगे, और एरे में हम लोग यहाँ पर डालेंगे नेम इज रिक्वायर्ड, सो नेम, और नेम क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इधर ईमेल क्या है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, तो मैं इधर लिख देता हूँ ईमेल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, और ईमेल रिक्वायर्ड भी और साथ साथ में ईमेल टाइप का भी होना चाहिए, तो ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी टाइप ऑफ ईमेल। फिर पासवर्ड वो भी रिक्वायर्ड है, तो इधर लिख देते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मिन, और फिर 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से यहाँ मेंशन कर देनी है, और मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये पासवर्ड हो गया। अब ये फिलहाल हम लोगों ने 3 चीजें लगाई है, और अब एक बार यहाँ से चलता है और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये फिलहाल तो कुछ एरर्स दिखा नहीं रहा है। मैं फिर से इधर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ P और $request और ऑल। ठीक है, अभी ये वैसे मैसेज दिखाएगा, और अब देखिए ये डेटा आगे आ जा रहा है। तो गाइज अब हमारे पास ये डेटा दिख रहा है, और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और इस डेटा को वैलिडेट करते हैं। तो इस डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे वैलिडेटर। ओके, या वैलिडेटेड डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, वैलिड डेटा
या वैलिडेटर, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और इक्वल्स टू में एक वैलिडेटर असाइन करेंगे, तो वैलिडेटर कॉलन और फिर करेंगे मेक वैलिडेशन यूजिंग दिस रिक्वेस्ट। क्या बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये जो रिक्वेस्ट ऑल, ये जो डेटा आ रहा है हमको क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है और कुछ रूल्स यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, एक एरे है जो हम लोग रूल्स स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर। ये सेकंड आर्ग्यूमेंट जो एक एरे है, और हम बोलेंगे कि नेम नाम की जो की है वो क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप एक एरे पास कर देंगे, नेम नाम की क्या है, रिक्वायर्ड है, और ईमेल नाम की जो है वो भी रिक्वायर्ड है। आप वहां से कीज भेज रहे हैं ना, देखिए ये वाली कीज है, नेम ईमेल पासवर्ड, तो आप बोल रहे हैं कि ये सारी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको क्या करना है, रिक्वायर्ड लगा देना है। ये रिक्वायर्ड भी है, साथ साथ में कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर एक और की पास कर देनी, ईमेल, और साथ साथ में यूनिक। ठीक है, तो यूनिक में हम लोग यहाँ पर एक बार मैं वापस सिंगल कोट लेके आता हूँ और इसमें बोलना है यूनिक। और यूनिक में हम लोग क्या चाहते हैं, यूनिक में हम लोग चाहते हैं कि ये यूजर्स वाली टेबल में से जो ईमेल वाला आपका पर्टिकुलर एक कॉलम है, मैं आपको ब्राउजर पर यहाँ पर दिखाता हूँ, localhost/phpMyAdmin, और phpMyAdmin में हम लोग देखते हैं ये जो हमारी टेबल थी WS नाम से, उस टेबल में यूजर्स नाम से जो टेबल है उसके अंदर ये देखिए ये ईमेल वाला जो पर्टिकुलर एक फील्ड है हमारा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए। ओके, सो लेट्स कम हियर एंड हमको क्या करना है, टेबल कौन सी है वो मेंशन कर देना है सीधा यहाँ पर। तो टेबल है यूजर्स वाली, ठीक है, यूजर्स वाली टेबल, और फील्ड कौन सी है, कॉलम कौन सा है, ईमेल। और अभी एक्सेप्ट कुछ नहीं करना है, सारी के सारी सबके लिए ये रूल लागू होगा। और फिर हम लोग करेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड में हम लोग इधर कर देंगे पासवर्ड, और पासवर्ड क्या होना चाहिए, पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। मिनिमम पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होगा, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा। ठीक है, फिर हम लोग एक की लगाएंगे जो कि लारावेल आपको सजेस्ट करता है लगाने के लिए, पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड का नाम रखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन। और यहाँ दो चीजें पास करूंगा मैं, एक एरे के अंदर दो चीजें पास करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्वायर्ड, सेकंड इट शुड बी कन्फर्म्ड। ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने बोली। पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन इट इज रिक्वायर्ड, एंड सेकंड इट शुड बी कन्फर्म्ड। मतलब ये क्या करेगा, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन दोनों को मैच करेगा, और अगर दोनों मैच करते हैं तभी यूजर को आगे जाने देगा। दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वर साइड वैलिडेशन। अब इस पर्टिकुलर एपीआई के वैलिड जो क्लाइंट होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर एपीआई का क्लाइंट कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकता है, कोई iOS एप्लीकेशन हो सकता है, कोई रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन हो सकता है, कोई एंगुलर एप्लीकेशन हो सकता है, कोई व्यू एप्लीकेशन हो सकता है, मतलब कोई भी इसका क्लाइंट हो सकता है। तो अब क्लाइंट तो अपने एंड पे वैलिडेशन लगाएगा, दैट इज अ क्लाइंट साइड वैलिडेशन, बट क्लाइंट साइड वैलिडेशन को बाईपास करना ईजी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वर साइड पर भी वैलिडेशन लगाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे इफ $validator, और इसका एक फंक्शन है फेल्स। ठीक है, इफ वैलिडेटर फेल्स, अगर वैलिडेटर फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे, एक जेसन रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। और जेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर भेजने वाले हैं सबसे पहला, ये मैसेज का फर्स्ट जो पार्ट है वो है मैसेज के लिए। देखिए आप यहाँ पर माउस ओवर करेंगे तो ये दिखाएगा आपको, पहला डेटा क्या भेजना चाहते हो, दूसरा स्टेटस क्या भेजना चाहते हो, तीसरा आप हेडर्स भेजना चाहते हो या कोई ऑप्शंस भेजना चाहते हो। तो दो चीजें मैं यहाँ से सेंड करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा $validator एंड गेट $validator और मैसेज, ये पहली चीज। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग बैड रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्या पास करेंगे, बैड रिक्वेस्ट का जो वेरिएबल होता है, या फिर आप अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, ये बैड रिक्वेस्ट के जो वेरिएबल होते हैं उसको। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वही मैं एक बार वापस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये HTTP एरर कोड की जो मैंने आपको सीट बताई थी, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो बैड रिक्वेस्ट का आपको एक दिख जाएगा, ये देखिए 400 जो है बैड रिक्वेस्ट के लिए। बैड रिक्वेस्ट मतलब आपने कुछ यहाँ पर मिस कर दिया है। ठीक है, तो 400 आपने यहाँ पर पास कर दिया। ये सारी चीजें आपको पास करनी है ताकि जब भी आपका क्लाइंट साइड पर यूजर देखेगा तो उसको पता चले कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो 400 आपने ये पास कर दिया इधर से। और अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए जब मैं सारा डेटा भेज रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये जो आपका एक छोटा सा कुछ एरर आ रहा है, वैलिडेटर मैसेज इज नॉट वैलिड। तो एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। देखिए एक और चीज, ये नेम स्पेस आपको इंक्लूड कर लेना है, तो ये नेम स्पेस अगर आपने नहीं इंक्लूड किया होगा तब भी एरर आ सकती है। और एक और चीज है, यहाँ पर मैसेज नहीं होगा, मैसेजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर S लगा देते हैं और अब गो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच पासवर्ड, तो यहाँ से पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने भेजा। तो पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ठीक है, ये 8 कैरेक्टर कर लेते हैं, 789 और 789, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये छोटी सी एरर थ्रो कर रहा है हम लोगों को, एरर है पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। तो ये जो एरर है एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। पासवर्ड कंफर्मेशन लिखा हुआ है हमने, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ओके। ये जो कन्फर्म्ड है वो यहाँ नहीं लगाना हमको, ये हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कन्फर्म लगाना है। एक्चुअली पासवर्ड की जगह पर हम लोगों को लगाना होता है कन्फर्म पासवर्ड से मैच करने के लिए, यहाँ नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो आप पासवर्ड वाली फील्ड को बोल दोगे कि इट शुड बी कन्फर्म्ड, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं और वापस रिक्वेस्ट करके देखते हैं। सेंड पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, मतलब ये आगे की तरफ चला गया। तो ये आपका एक वैलिडेटर बन गया। अब जब भी आप यहाँ पर कोई एरर क्रिएट करेंगे, जैसे अगर सपोज आपने नेम यहाँ पर नहीं डाला है और सेंड पे क्लिक किया तो नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपने ईमेल नहीं डाला है तो ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ये सारे एरर्स जो हैं वो क्लाइंट एंड पर थ्रो किए जाएंगे। और सपोज इस ईमेल से अगर कोई यूजर रजिस्टर्ड है पहले से, तो मैं इधर आता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ एक यूजर इस ईमेल से और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ टेस्टिंग, गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये यूजर जो है वो इस ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है एक, और अब मैं यहाँ पर फिर से सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ईमेल ऑलरेडी टेकन, ये आ रहा है आपको एरर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका वैलिडेटर काम करेगा। मैं आपको फिर से वैलिडेटर का एक बार कोड दिखा देता हूँ। जो वैलिडेटर का कोड है हमारा वो ये है। आपको एक वैलिडेटर बनाना है, फिर वैलिडेटर को चेक करना है, इफ इट फेल्स तो आपको जेसन में क्या करना है, एक एरर कोड के साथ यहाँ से वैलिडेटर का मैसेज भेज देना है, ठीक है। तो चलिए ये तो वो केस हो गया जब जो वैलिडेटर है वो फेल हो जाए, ठीक है। अगर वैलिडेटर फेल ना हो, मतलब एल्स केस हम लोग देखते हैं कि अगर वैलिडेटर फेल नहीं होता है तो हमें क्या करना है, तो हमें यूजर को क्रिएट करवाना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, और ट्राई और कैच का ब्लॉक चलाएंगे और ऊपर हम लोगों को क्या करना है, डीबी को इंपोर्ट करना है, ठीक है। यूज एलिमिनेट सपोर्ट फैकेट्स डीबी, ये पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं भी अगर याद रहता है तो भी आपको ऑटो सजेशन यहाँ पर मिल ही जाता है। तो यूज एलिमिनेट सपोर्ट फैकेट्स एंड डीबी, और हम लोग क्या करेंगे, ट्राई से पहले यहाँ पर लिखेंगे डीबी कॉलन ट्रांजेक्शन बिगिन, ठीक है। ट्रांजेक्शन बिगिन नाम का ये जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, बिगिन ट्रांजेक्शन, ओके, डीबी कॉलन बिगिन ट्रांजेक्शन। और फिर यहाँ पर हम लोग ट्राई का ब्लॉक चलाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसके बाद चलाएंगे कैच का ब्लॉक, इसके बाद कैच का ब्लॉक और स्लैश एक्सेप्शन $E, ठीक है। और $E में यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं। तो ये आपका कैच ब्लॉक हो गया, ये आपका ट्राई ब्लॉक हो गया। और ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राई ब्लॉक में हम लोग ट्राई करने वाले हैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट, ठीक है। यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूजर नाम का जो मॉडल है वो तो मैंने इंपोर्ट करवाई दिया है, ठीक है। और उस पर कॉलन कॉलन क्रिएट, और क्रिएट करते टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो डेटा है उसको डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को जो जो डेटा चाहिए वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर $डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। ये ट्राई के बाहर भी चला सकते हो आप, और उसके अंदर हम लोग सारा निकाल लेंगे। तो जैसे मुझे नेम चाहिए तो मैंने नेम निकाल लिया रिक्वेस्ट में से, तो $request और फिर नेम, ठीक है। फिर मुझे ईमेल चाहिए तो मैं ईमेल निकाल लेता हूँ। जो जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ चाहिए वो सारी निकाल लेते हैं, $request और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ईमेल निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली एक एरे है तो आपको यहाँ कॉमा सेपरेटेड पास करना है, यहाँ सेमीकोलंस पास नहीं करना है। और यहाँ हम लोगों को एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड हम लोग यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं बिकॉज वैलिडेटर चेक कर चुका है। और आप चाहें तो इसको MD5 में स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें तो हैज़ में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं हैज़ और कॉलन कॉलन मेक, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, रिक्वेस्ट, और ये हमारा पासवर्ड यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं हम लोग, ओके। तो ये हो गया, आपने हैज़ करवा दिया पासवर्ड को, और हैज़ करवा के हैज़ मेक क्या करता है, पासवर्ड को हैज़ में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो ये एनक्रिप्शन टेक्निक है, MD5 या हैज़ आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये जो $डेटा नाम का वेरिएबल है उसको आपको यहाँ प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो $डेटा नाम का वेरिएबल यहाँ प्रिंट होगा। फिर से चलते हैं, रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये आपका जो पासवर्ड है वो इस तरीके से हैज़ हो चुका है, ओके। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे, इधर से इस $डेटा को सीधा यहाँ पास कर देंगे क्रिएट के अंदर, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में मैं आपको बोल रहा था क्रिएट नाम का फंक्शन होता है और वो सीधा क्या करता है, आपका डेटा को क्रिएट कर देता है। बट उसके लिए यहाँ फिलेबल्स में वो डेटा का नाम होना चाहिए, उन डेटा की डिटेल होनी चाहिए। अभी मैंने एड्रेस वगैरह नहीं लिया है यूजर से, बट आप एड्रेस, पिन कोड, स्टेटस वगैरह ये भी ले सकते हो। और एक स्टेटस जो है वो तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने एक्टिव करवा ही रखा है। हर रिकॉर्ड का स्टेटस जो होगा क्या डिफॉल्ट में 1 होगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका डेटा और ट्रांजैक्शन यहाँ से बिगिन हुआ, आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया, फिर आपने लिखा यहाँ पर DB और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन कमिट करना है, तो DB:commit। और अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो आप क्या करोगे, DB: और रोल बैक को यूज करोगे, ठीक है, रोल बैक फंक्शन जो है उसको यूज करोगे। देखिए अगर आपने पहले कभी भी इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया और अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये क्या है, बट अगर नहीं पता है फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं आपको। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन बिगिन कर रहे हो, मतलब आप डेटाबेस को बता रहे हो कि एक ट्रांजैक्शन होने वाला है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन में आप रिकॉर्ड को क्रिएट करना चाहते हो, अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, कोई भी एरर कुछ नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट हो जाएगा तो आप DB कमिट कर दोगे, ठीक है, डेटाबेस में वो कमिट कर दोगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो गया। बट अगर कोई एक्सेप्शन आती है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करोगे, आप DB: रोल बैक करोगे, मतलब जो लास्ट अगर कुछ चीजें हो चुकी थी डेटाबेस में, तो वो डेटाबेस में अनऑर्गेनाइज जो अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है उसको आप क्या कर दोगे, यहां पर से रोल बैक कर दोगे। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन अधूरा नहीं होगा, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कंप्लीट होना चाहिए, शुरू हुआ और खत्म हुआ, अधूरा अगर कुछ भी हो तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रोल बैक कर देंगे, ठीक है। और अब एक बार देखते हैं, यहाँ से मैं डेटा सेंड करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये हमारे डेटाबेस में रजिस्टर हो रहा है कि नहीं, या फिर यहाँ पर कोई और एरर थ्रो करता है तो भी देख लेंगे एक बार। तो देखिए एरर तो कुछ इसने थ्रो नहीं की है, बट एक बार हम लोग चलते हैं और डेटाबेस को मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो डेटाबेस में एक्चुअली डेटा नहीं आया, इसका मतलब मे भी कोई एक्सेप्शन आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर चलते हैं और ये DB रोल बैक के बाद में उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, और पहले देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या है। तो E एंड गेट मैसेज, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो तो जो रन टाइम पर एरर्स आती है वो यूजर के सामने फ्लैश नहीं होती, मे बी यूजर को कुछ भी ना दिखे, बट वो एरर्स नहीं दिखती जिसको यूजर समझ ही ना पाए, यूजर सोचेगा ये सब क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ बता रहा है, पिन कोड डज नॉट हैज अ डिफॉल्ट वैल्यू। ऑब्वियसली ये एरर इसीलिए आ रही है बिकॉज हम लोगों ने पिन कोड को नलेबल नहीं बनाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं पिन कोड, और पिन कोड को यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं और बना देते हैं नलेबल, ठीक है। इसके साथ साथ एक और हम लोग काम करेंगे, पिन कोड को नलेबल बनाने के साथ साथ, एक तो मैं पहले यहाँ नलेबल बना दूं, इसको सेव कर देते हैं, फिर हम लोग इधर आते हैं माइग्रेशंस में चलेंगे, डेटाबेस माइग्रेशंस, और जो हमारी यूजर्स वाली टेबल है उसमें चल के हम लोग पिन कोड को भी नलेबल बनाएंगे। मे बी पिन कोड को मैंने नलेबल ना बनाया हो, ठीक है, तो ये पिन कोड भी नलेबल हो गया, ओके। और अब ये जो आपकी एरर दिखा रहा था, ये जो एक्सेप्शन एरर दिखा रहा था वो अब नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं अब, और इधर से आता हूं मैं, सेंड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। देखिए अब कोई भी एरर नहीं है, यहाँ चलते हैं, ब्राउज करते हैं डेटा को, तो यहाँ पर आपको एक डेटा दिख जाएगा, देखिए ये पूरा डेटा आ चुका है। अब इसके बीच में हम लोग और भी काफी सारी चीजें करवा सकते हैं, जैसे यूजर का डेटा क्रिएट अगर हो जाता है सक्सेसफुली, तो मैं एक यहाँ पर यूजर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। अगर डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेल भिजवाएंगे यूजर को कंफर्मेशन के लिए, ईमेल कंफर्मेशन के लिए। और अब यहाँ आ जाते हैं और मैं दो चीजें कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ नल, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो यूजर नाम का जो वेरिएबल है वो नल बन जाएगा, और फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग इफ $user इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, या इज नल करके भी आप चेक कर सकते हो, इज नल फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। अगर ये नल नहीं है इसका मतलब ऑल ओके, और या फिर अगर ये नल है तो इसका मतलब कुछ एरर आई है, जो हम लोग यूजर को, तो अभी क्लाइंट एंड पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना भेज देंगे, अनेबल टू प्रोसेस डेटा या अनेबल टू सेव द डेटा, इस तरीके से कुछ एक एरर भेज देंगे, ठीक है। तो इधर आ जाता हूं मैं, अगर ऑल ओके है तो यहाँ लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स, और एक मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ जो कि मेरा जेसन रिस्पॉन्स होगा, तो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर मैं एक अपना मैसेज टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एरे पास कर देता हूँ, इस एरे के अंदर मैं मैसेज बनाऊंगा अपना। तो मैसेज जो है वो क्या है मेरा, इधर लिख देता हूँ मैं मैसेज, और मैसेज है मेरा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मेरा मैसेज हो गया, और इस मैसेज के साथ साथ मैं कोड भेज दूंगा 200 का मतलब होता है ऑल ओके, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भेजेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम लोग जेसन भेजने वाले हैं, सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और जेसन में हम लोग एक मैसेज भेजेंगे जेसन, और जेसन में हम लोग एक मैसेज भेजेंगे मैसेज, और हम यहाँ पर बोल देंगे कि इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, कुछ इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और इंटरनल सर्वर एरर जब भी आती है तो 500 वाले कोड्स यूज करने होते हैं आपको, तो 505 ये यूज कर लेते हैं, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि 505 है या 500 है सिर्फ,
ओके 500 है, 505 नहीं है। 505 जब HTTP मेथड सपोर्ट नहीं करता है तब आता है। तो ये 500 का आपने क्या किया, यहाँ से एरर कोड यहाँ पर सेंड कर दिया यूजर को, और अब यहाँ सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑब्वियसली ये बताना ही था, मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ छोटा सा, और ये मेरा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ रहा है और यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, और प्रॉब्लम वही वापस क्रिएट करेंगे हम लोग। इधर स्ट्रक्चर में जाएंगे और पिन कोड को मैं फिर से यहाँ से चेंज कर देता हूँ और नॉन नलेबल बना देता हूँ। ठीक है, इधर आ जाता हूँ, नल हटा देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब फिर से रन टाइम एरर्स तो आनी है, तो मैंने फिर से एक यूजर का ईमेल लिखा, सेंड पे क्लिक किया, देखिए इंटरनल सर्वर एरर 500 आ गया। तो यूजर को कुछ ऐसा पता चला कि हाँ सर्वर में कुछ एरर आ रही है, तो वो आपको बाद में बता सकता है आपका क्लाइंट, या फिर वो जो भी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होगा वो आपको इंटीमेट कर सकता है अपने बैकएंड डेवलपर को कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, और अब वापस इसको नलेबल बना देते हैं और यहाँ से आके नलेबल और इसको गो कर देते हैं। अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो अब इंटरनल सर्वर एरर नहीं आएगी, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और 200 का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एक एपीआई पर काम करना है। अभी ये जो एपीआईज है वो किस तरीके के एपीआईज है, अनसिक्योर एपीआईज है। बाद में जब हम लोग ये सारी एपीआईज पढ़ लेंगे तो उसके बाद उनको सिक्योर कैसे किया जाता है ये समझेंगे। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।